आईआरसीसी ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है जो कि फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही तगड़े तरीके से इंपैक्ट, तो आप बिना किसी दिक्कत के 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हो, बर्डन कम होगा, टेंशन कम होगी। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है, तो इसी वजह से आने वाले टाइम में स्टूडेंट वीजास मिलना भी कम हो जाएंगे। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आज की डेट में कनाडा में पढ़ाई कर रहे हो या फिर फ्यूचर में कनाडा आने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज 7 दिसंबर 2023 को आईआरसीसी ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं जो आप लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में उन अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार सबसे पहली अनाउंसमेंट जो आईआरसीसी ने की है वो ये है कि दो टाइप के ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर ऑफ कैंपस 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। तो बेसिकली पिछले साल जो इन्होंने रूल निकाला था आगे भी जो भी स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर है वो 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हैं, उसी की एक्सटेंशन है। वो 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है जो कि 30 अप्रैल 2024 तक हो गया है। अब वो दो टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो हैं जो कनाडा के अंदर आज की डेट में प्रेजेंट है, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, काम कुम कर रहे हैं। तो बेसिकली आज की डेट मतलब 7 दिसंबर 2023 या फिर उससे पहले अगर आप कनाडा में प्रेजेंट हो तो आप बिना किसी दिक्कत के 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हो, डॉलर्स वगैरह कमा सकते हो, अपनी फीस इकट्ठी करनी है, लोन उतारना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, सब करो बिना किसी टेंशन के। तो इसमें वो भी बच्चे इंक्लूड हो गए हैं जो अभी रिसेंटली कनाडा आए थे, तो बिना किसी दिक्कत के आप काम कर सकते हो। काफी सारे बच्चे मेरे को डीएम करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। और दूसरी टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो हैं जो फ्यूचर में कनाडा आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 7 दिसंबर या फिर उससे पहले अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर दिया था। चाहे अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ अभी तक वो टेंशन की बात नहीं है, फ्यूचर में अप्रूव होता रहेगा। लेकिन आज की डेट या फिर उससे पहले अगर आपने अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर दिया था तो आप भी एलिजिबल हो। जब कनाडा आ जाओगे तो 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते हो और जो डॉलर्स कमाओगे उसका जो करना है कर सकते हो। तो ये हिसाब के क्वेश्चन ये बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई ज्यादा तो काम कर सकते हैं लेकिन कितना ज्यादा कर सकते हैं, 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे, 40 घंटे या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स कर सकते हैं। तो आईआरसीसी की तरफ से ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आई है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई कैपिंग नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हो। उन्होंने कहा फुल टाइम काम कर सकते हो या फिर 20 घंटे ज्यादा काम कर सकते हो, तो जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो। लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका जो मेन फोकस है वो ये है कि भी कनाडा आप अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हो, तो फोकस मेन अपना पढ़ाई की तरफ रखना। आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, बाकी काम जितना करना है करो यार, पैसे पूसे कमाओ, जो पेरेंट्स को अपने सपोर्ट करना है वो करो। लेकिन आईआरसीसी ने ये भी मेंशन किया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई ये जो 20 घंटे का नंबर है इसको बढ़ा के हम 30 घंटे कर दें परमानेंटली। अब यार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो पहली अनाउंसमेंट है इसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उनको क्या फर्क पड़ेगा। अब ऑब्वियसली यार जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस रूल के अंडर एलिजिबल हैं उनके तो मजे हो गए, बढ़िया अपना वो फुल टाइम काम करेंगे, डॉलर्स वगैरह कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जो फ्यूचर में कनाडा आने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जिन्होंने अभी तक अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं किया था, मतलब 7 दिसंबर से पहले या फिर उस दिन अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं किया था, उन पे क्या क्या असर आएगा, उन पे क्या क्या इंपैक्ट होगा। वो मैंने एक साल पहले जब 7 अक्टूबर को ये रूल निकला था मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो ये है कि जो अभी स्टूडेंट्स कनाडा में प्रेजेंट हैं और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, वो फुल टाइम हो जाएंगे। अपने एम्प्लॉयर से बात कर देंगे कि भाई अगर आपको कोई नया बंदा हायर करना था उसको हायर मत करो, मेरे को आप ज्यादा आवर्स दे दो क्योंकि मैं अब एलिजिबल हो चुका हूं। तो जो स्टूडेंट्स जैन इनटेक में आने वाले हैं उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि जैन में वैसी जॉब्स कम होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, और जो बच्चे अभी ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट हैं वो सारी जॉब्स वगैरह ले लेंगे मेजॉरिटी ऑफ देम, तो उनको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो आईआरसीसी ने आज की है, जिसके बारे में काफी टाइम से बातें चल रही थी कि भाई इंप्लीमेंट होगा होगा होगा, 2019 से इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन फाइनली आज आईआरसीसी ने अनाउंस कर दिया और इसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2024 मतलब अगले महीने से हो जाएगी। तो बेसिकली अगर कोई ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहता है, अपनी पढ़ाई वगैरह करना चाहता है, उसके लिए उसे स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए दो मेन कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करवानी होगी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वहां पे। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो मेन होती है वो ये है कि किसी कनेडियन बैंक में $10,000 डिपॉजिट कराने होंगे जिसको जीआईसी कहते हैं, और वो $10,000 बच्चों को वापस मिल जाते हैं जब वो कनाडा आ जाते हैं। ये पैसा डिपॉजिट इसलिए कराया जाता था ताकि बच्चा
यहाँ आने के बाद परेशान ना हो, उसके पास अपने लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि भी आज के टाइम पे कनाडा के अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है कोविड के बाद। तो इसलिए वो जो GIC वाला अमाउंट है, जो वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको शो करना होता है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले, वो 10,000 से $20,635 हो चुका है। तो अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको $20,635 शो करने पड़ेंगे कि भाई मेरे पास इतने हैं, जब मैं कनाडा आऊँगा तो वो मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह बियर कर सकता हूँ। तो ये हिसाब किताब है। ये क्लियर नहीं है कि जब आप किसी कनेडियन बैंक में इतना अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो किस तरीके से वो वापस आएगा। मेरे हिसाब से $1,200 या फिर $1,100 आपको हर महीने मिलेंगे, लेकिन ये हिसाब किताब हो चुका है। अब इसका पॉजिटिव असर भी होगा, नेगेटिव असर भी होगा, उसके बारे में जरा बात करना। अब यार मेरे हिसाब से इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि बच्चों को काफी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि बच्चे अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करा के आ जाते थे और 10,000 उन्होंने GIC डिपॉजिट की होती थी, तो उनको टेंशन नहीं होती थी कि थर्ड सेमेस्टर की फीस कैसे निकालेंगे। अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं भी मिलती है या फिर पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं तो एटलीस्ट हम अपनी GIC नहीं खर्चेंगे और उससे अपने थर्ड सेमेस्टर की फीस निकाल लेंगे और चौथे सेमेस्टर की फीस हम अपनी 4 मंथ्स की ब्रेक में या जैसे तैसे करके इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, बच्चों के अकाउंट में $20,000 होंगे तो उनको होगा कि $10,000 से अपने थर्ड सेमेस्टर की फीस निकल जाएगी और रिमेनिंग $10,000 से अपने फोर्थ सेमेस्टर की फीस निकल जाएगी। तो थोड़ा सा बर्डन कम होगा, टेंशन कम होगी। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि बच्चे कुछ केयरलेस हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चले यार पार्ट टाइम जॉब नहीं भी मिलती कोई बात नहीं, फीस तो अपनी निकल ही जाएगी, बाकी लोन उतारना है या फिर कुछ और करना है वो बाद में कर लेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि जो GIC होती है वो उड़ाने के लिए होती है, ऐश करने के लिए होती है कि भाई iPhone 15 Pro प्लस मैक्स या फिर गाड़ी गुड़ी खरीदने के लिए होती है, उन लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो $10,000 की जगह $20,000 अब उड़ा देंगे। और दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट इसका ये है कि जो भी लोग मिडिल क्लास से हैं या फिर जो ऑन द वर्ज अपने $10,000 इकट्ठे करके अपने कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे थे, अब एकदम से $10,000 और इकट्ठे करने हैं। मतलब पहले 6 लाख रुपए थे, अब आपको 12 लाख रुपए डिपॉजिट कराने होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ऑब्वियसली वो वापस आ जाएगा, लेकिन स्टिल यार एकदम से 12 लाख आपकी GIC, ऊपर से 12-15 लाख आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक मिडिल क्लास, मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे को पता है कि 30 लाख रुपए भाई किसी के पास नहीं होते, ज्यादातर बच्चे लोन लेके आते हैं। तो प्लीज कंसीडर करो, थोड़ा सोच के आना अब, क्योंकि भाई दिक्कत वाला काम। और यार ये जो GIC अमाउंट इंक्रीज किया गया है, इससे स्टूडेंट्स को फायदा होता है या नहीं होता है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कनेडियन बैंक्स को और कनेडियन गवर्नमेंट को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर 9 लाख 8 लाख 7 लाख बच्चे हर साल कनाडा आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो पहले $10,000 डिपॉजिट कराते थे अब $20,000 डिपॉजिट कराएंगे, तो अमाउंट डबल हो गया, पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बन जाएगा। तो इससे स्टूडेंट्स का फायदा हो या ना हो, पता नहीं किसका नुकसान होता है किसका फायदा होता है, लेकिन बैंक्स का, कनेडियन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपको पता ही है, फिर आप सोच सकते हो कि भाई ये रूल क्यों निकाला गया है। और IRCC ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है जो कि फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही तगड़े तरीके से इंपैक्ट करेगा। उन्होंने ये बोला है कि अहेड ऑफ सितंबर 2024 वो प्रॉपर मेजर्स लेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में सपोर्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग लिमिटिंग द नंबर ऑफ वीजाज विच आर बीइंग इशूड। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वीजा नहीं दिए जाते थे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, तो कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे आ जाते थे, इसलिए स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, जॉब नहीं मिल रही या फिर हाउसिंग क्राइसिस वगैरह, और ये पीछे आपने देखा ही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला है कि भी कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों को वीजा दिया जाएगा, और जो प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स है उनके साथ IRCC क्लोजली वर्क करेगी ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए और उनका जो एक्सपीरियंस है कनाडा के अंदर बढ़िया रहे। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट जो IRCC ने की है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई जो पहले हमने प्रोग्राम निकाला था कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 31 दिसंबर 2023 से पहले एक्सपायर हो रहा है तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 18 महीनों के लिए अपना PGWP एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो हमने काम किया था, प्रोग्राम निकाला था, ये टेम्परेरी था। पेंडेमिक में जो इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी हुई थी या फिर पोस्ट पेंडेमिक हमने जो रिकवरी की थी उसके लिए निकाला था। अब किसी उम्मीद में मत रहना कि ये प्रोग्राम दोबारा आएगा और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, अब नहीं आएगा। तो अपनी PR की तरफ ध्यान देना, कोई गलती वगैरह मत करना, क्योंकि मैंने कनाडा में बहुत सारी गलतियां की थी, एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। तो वो सारी गलतियां अगर मेरी जानना चाहते हो कि मैंने क्या की थी, तो वो ये वाली 2 वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या गलतियां की थी और वो आप रिपीट नहीं करोगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।